तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नज़रों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नज़रों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग की एक नई श्रृंखला रख देते थे, जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग्स की शैली से ज़्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। तस्वीर लाइमलाइट। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है, उसकी उपस्थिति ज़्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती है। लाइमलाइट के संकरे दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की ही जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं, ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। विशेषज्ञ की राय। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नज़रों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती हैं और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। नियम 7। काम दूसरों से करवाएं, लेकिन श्रेय खुद लें। विचार। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना मूल्यवान समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो, उसे खुद कभी न करें। शक्ति की कुंजी। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह होती है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज़्यादातर जानवर गीदड़, गिद्ध आदि दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की ज़रूरत वाले काम को नहीं कर पाते हैं। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतज़ार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहा है और आपकी रचनात्मकता का फ़ायदा उठाने का तरीका सोच रहा है। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई थी।
उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्र पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामखा बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख लें और उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के वृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन, मध्ययुगीन और रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क के कथानक, चरित्र चित्रण, यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद के कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हों, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हों या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हों। सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल्य आपका वाक कौशल्य बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है, और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतह कर लें। जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूं। तस्वीर। गिद्ध। जंगल के सभी जीवों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरों की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाह जमाए रखें। जब दूसरे कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा न माने, बल्कि उसके साथ जुड़ जाएं। विशेषज्ञ की राय। इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जीतोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं नियम 8 की ओर, जो है दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। आपका दिन शुभ हो। शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन। HindiAudiobook.com। नियम 8।
दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। विचार: जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें तो रूप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। शक्ति की कुंजी। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसी कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह 2-4 कदमों से ज़्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को भी नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है। मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ? जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज़्यादा असरदार होता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता, अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए। जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रित करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल ड्यू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें और उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले हर क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है
फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे।